बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम में 56 सेक्शंस हैं, 56 धाराएं हैं। 1966 में इस अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया, परिवर्तन किया गया और सेक्शन 56 को भी जोड़ा गया, जिसके अनुसार हमारे देश में सहकारी बैंकों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। (1935) में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने और देश में बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करने के लिए आरबीआई को अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के अनुसार बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय का नियमन करने, नियंत्रण करने, यदि बैंकिंग का व्यवसाय, उस बैंकिंग कंपनी का व्यवसाय जमाकर्ताओं या सार्वजनिक हित में नहीं है, तो संबंधित बैंकिंग कंपनी का व्यवसाय सस्पेंड करने या उसका समापन करने के संबंधित नियम इस अधिनियम में बनाए गए हैं। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई बैंकिंग कंपनी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का, गाइडलाइंस का उल्लंघन करती है, तो रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वो उस कंपनी को दंड प्रदान कर सकता है। इस अधिनियम के सेक्शन 5B के अनुसार डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग को परिभाषित किया गया है और उसके अनुसार बैंकों के द्वारा जनता से जमाओं के रूप में लोगों को, पब्लिक को ऋण प्रदान करने या विनियोग करने के उद्देश्य से पब्लिक से जमाएं स्वीकार करना बैंकिंग कहलाता है। ये जमाएं जमाकर्ता के द्वारा मांग करने पर या अगर ये टाइम डिपॉजिट हैं तो एक निश्चित अवधि के पूरे हो जाने के बाद विड्रॉएबल होंगी, इनको विड्रॉ किया जा सकेगा चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर या अन्य प्रकार से। तो इस प्रकार की जमाओं को जो स्वीकार किया जाता है वह बैंकिंग कहलाता है। सेक्शन 5C के अनुसार एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज अ बैंकिंग कंपनी, अर्थात भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, निजी क्षेत्र के बैंक हैं या विदेशी बैंक हैं, भारत में अगर बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो उन पर इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी
जमाओं को स्वीकार करने, धन उधार लेने या ऋण प्रदान करने, बिलों की कटौती करने, बिल स्वीकार करने, बिलों का संग्रहण करने, विदेशी मुद्रा को क्रय करने, बेचने, लॉकर की सुविधा प्रदान करने, साख पत्र जारी करने, संपत्ति को बंधक रखने, बीमा व्यवसाय या कोई भी व्यवसाय जो कि केंद्र सरकार द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए गए हैं, वो कोई भी व्यवसाय बैंकिंग कंपनी कर सकती है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में जो वर्णित किए गए हैं उनके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकती है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कंपनी को अपने नाम के साथ में बैंक, बैंकर या बैंकिंग का शब्द का प्रयोग करना होगा। सेक्शन 10 मैनेजमेंट बैंकों के प्रबंध से संबंधित है। किसी भी बैंकिंग कंपनी में चेयरमैन और निदेशकों डायरेक्टर्स का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो अगले 5 वर्ष तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। डायरेक्टर्स में कुल डायरेक्टर्स के 51% डायरेक्टर किसी अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ होने चाहिए, जैसे अकाउंटेंसी, बैंकिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था इत्यादि से संबंधित विशेषज्ञ होने चाहिए। सेक्शन 11 पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स चुकता पूंजी से संबंधित प्रावधान है कि यदि विदेशी बैंक हैं तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 15 लाख रुपए होनी चाहिए, और यदि विदेशी बैंक है और उनका व्यवसाय मुंबई या कलकत्ता में है तो न्यूनतम पेड अप कैपिटल 20 लाख रुपए होनी चाहिए। भारतीय बैंकों के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल न्यूनतम चुकता पूंजी 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सेक्शन 12 कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी बैंकिंग कंपनी की किसी भी बैंक की अधिकृत, प्रार्थित और चुकता पूंजी के बीच 4:2:1 का रेशो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक शेयर होल्डर का वोटिंग राइट बैंक के कुल वोटिंग राइट के 10% से अधिक नहीं हो सकता, चाहे उस व्यक्ति के पास बैंक के कितने भी शेयर्स हों। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अनुसार प्रत्येक बैंक को लाभांश की घोषणा करने से पूर्व अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 25% 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होगा। सेक्शन 18 के अनुसार प्रत्येक नॉन शेड्यूल्ड बैंक को, गैर अनुसूचित बैंक को अपनी कुल समय और मांग जमाओं का कम से कम 3%
रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में या करंट अकाउंट में जमा करना होगा। इसे CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। वर्तमान में यह अपने न्यूनतम स्तर 3% पर निर्धारित किया गया है। सेक्शन 19 के अनुसार बैंकों को सहायक कंपनियों की स्थापना करने की अनुमति दी गई है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सहायक कंपनी के रूप में SBI लाइफ की स्थापना की गई है। तो सेक्शन 19 में बैंकों को सहायक कंपनियों की स्थापना करने की परमिशन दी गई है। सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी अन्य कंपनी में स्वयं की उस बैंक की पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व फंड के 30% या जिस कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है उस कंपनी की शेयर कैपिटल का 13%, इन दोनों में जो भी कम हो उससे ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकती है। सेक्शन 20 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने स्वयं के अंशों की जमानत पर ऋण प्रदान नहीं कर सकती है। बैंकों के द्वारा किसी न किसी संपत्ति की जमानत के आधार पर सामान्यतः ऋण प्रदान किए जाते हैं। अंशों की जमानत के आधार पर भी बैंक ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन बैंक स्वयं की अंशों की जमानत के आधार पर ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 52 तक हम नेक्स्ट व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।